आज हम फिर से मौर्यास कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा फोकस रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन। जब आज हम मौर्यास एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो ये टिपिकली क्रॉनिकल्स के थ्रू होगा। इसमें अलग अलग नेम्स आएंगे। तो मौर्यास एडमिनिस्ट्रेशन में हम सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, एस्पियोनेज सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अशोका पढ़ेंगे, देन सोसाइटी एंड कल्चर पढ़ेंगे जिसमें मौर्यन सोसाइटी होगी, लिटरेचर एक्टिविटीज, द मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद आएगा इकोनॉमिक कंडीशन जिसमें कंट्रोल ऑन द इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड वर्जन, देन द अग्रेरियन स्ट्रक्चर। इसके बाद जो लेफ्ट अबाउट पार्ट होगा इकोनॉमी का वो कल करेंगे और साथ में पोस्ट मौर्य का चैप्टर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो वेरी फर्स्ट सोर्स अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, तो बहुत बार लोग गलती करते हैं और क्वेश्चन भी आता है कि अर्थशास्त्र मैंने अर्थ माने इकोनॉमी, तो क्या अर्थशास्त्र हमें इकोनॉमी के बारे में बताता है? क्या ये एक इकोनॉमिक बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप हिंदू सिस्टम ऑफ हिस्ट्री को देखेंगे ना, इंडियन सिस्टम ऑफ हिस्ट्री, ये अर्थ को कभी भी धर्म, मोक्ष और काम से अलग नहीं करके देखता। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये हमारे हिस्टोरियंस का सब्जेक्ट मैटर रहा। लुक एट द महाभारत, लुक एट द रामायण, लुक एट द गीता। सेंट्रल फोकस क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ग्रीक और रोमन हिस्ट्री की तरह सिर्फ किंग्स, उनकी बैटल्स, उनकी डेट्स नहीं, एक ओवरऑल एनालिसिस है। तो पुराणों को देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। महाभारत में देखिए सब हो रहा है। किंग है, किंग की लीनियज पता लग रही है पीछे से, शुरुआत दुष्यंत से शुरू होकर कहानी आ रही है और हम आगे तक देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बैकग्राउंड में। इस तरह से वो फोकस करते थे। अब इससे उल्टा ग्रीक हिस्ट्री पढ़िए, उसमें फोकस पे ले आएंगे अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर का कैंपेन, स्टेट, कौन सा रूलर बाहर आया, क्या डेट थी, कौन से टाइटल लिए, आगे नेक्स्ट। लेकिन हमारे यहाँ पे रूलर बैकग्राउंड पे जाता है, जो कैनवास है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पे, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर पे घूमता है ज्यादा। अभी हम अशोक भी पढ़ रहे हैं तो, लेकिन देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, धम्म। अशोक के धम्म पे कितना फोकस हो रहा है, अशोक के एडिक्ट भी इसी बारे में बता रहे हैं। तो ये यूनिक वे ऑफ हिस्ट्री राइटिंग था, ठीक है। तो ऐसे में अर्थशास्त्र केवल अर्थ के बारे में नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी देता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी की जानकारी देता है, अर्थशास्त्र आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताता है, और अर्थशास्त्र ने सोसाइटी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। ये एक बार एमसीक्यू आ चुका है कि अर्थशास्त्र किस किस के बारे में बताता है, सब कुछ बताता है। तो हमें अर्थशास्त्र से नॉलेज मिलती है। इसके अलावा है ग्रीक अकाउंट्स, और इन ग्रीक अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मैगस्थनीज का डाटा। और इसके अलावा आगे जाकर के संस्कृत भाषा में एक ड्रामा लिखा गया है, विशाखा दत्ता ने लिखा है, मुद्रा राक्षस। ये बार बार मैं बोलता रहता हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है। तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, और ये मुद्रा राक्षसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुद्रा राक्षसा, क्योंकि इसमें चाहे बाहर में बाद में जाके इसकी कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन हुई है, लेकिन इसमें मौर्य के बारे में बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है। जो हम इतना डिटेल्ड वर्जन पढ़ रहे हैं ना मौर्य का, ये कहीं ना कहीं विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से उठाया है, मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हालांकि इसको लिखा बहुत बाद में गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें ही आते हैं। क्या विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस मौर्य के समय में लिखा गया? ये बाद में लिखा गया। क्या इसमें मौर्य की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है? तो ये उनको पृष्ठभूमि बना के उन पे लिखा गया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये दो सोर्सेज हैं, एक अर्थशास्त्र है और एक मैगस्थनीज का अकाउंट है। यहां से हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। क्या है एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली? मौर्याज की खासियत थी कुछ मामलों में, और सबसे पहली चीज जो मौर्याज ने दी है एंशिएंट हिस्ट्री को, वो है सेंट्रलाइजेशन। ना ऐसी सेंट्रलाइजेशन इससे पहले हुई, ना इस तरह की सेंट्रलाइजेशन इसके बाद होगी। बहुत सी चीजों पर फोकस किया गया। अगर आप ध्यान से देखें तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में कैसे रिलेशन होंगे, इस पे फोकस किया गया। ये बहुत बड़ी बात थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस।
सेकंड, एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। इस पे फोकस किया गया बड़े लेवल पर कि किसी चीज में कोई मिलावट या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ट्रेड कभी फ्लरिश नहीं होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटीज आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, नॉट एट ऑल पॉसिबल। थर्ड एस्पेक्ट, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था इनका। हर एरियाज में एक इंस्पेक्शन थी और हर एरिया में एक सुपरवाइजर था। आपने देखा था न्यू एनसीईआरटीज में कि कपड़े बुनने सिलने का काम कैसे एक फैक्ट्री सेटअप में होता है और वहां पे एक सुपरवाइजर है, वो कैसे सब चीजों का ध्यान रखता है। तो इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इनका। कंट्रोल ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखे जाते थे, लेकिन एक्सेस सभी को दिया जाता था ताकि इकोनॉमी चलती रहे प्रॉपर लेवल पर। फिफ्थ, वेलफेयर वर्क। वेलफेयर वर्क पे ऑलवेज फोकस किया गया, क्योंकि ये माना जाता था कि जो एक रूलर है वो डेस्पोटिक तो है, उसमें डेस्पोटिज्म तो है, नेचुरली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को मानने के लिए बाउंड नहीं है, तो डेस्पोटिज्म तो है, लेकिन डिवाइन नहीं कहेंगे। मौर्यज ने कभी खुद को डिवाइन नहीं किया, क्योंकि चाणक्य इसके अगेंस्ट था कि तुम दैवीय नहीं हो, तुम भगवान का ऐसे दैवीय उत्पत्ति तुम्हारी नहीं है कि तुम्हें कुछ भी करने की आजादी है। पैटर्नल डेस्पोटिज्म है। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि मौर्यज का रूल कौन सा रूल था? पैटर्नल डेस्पोटिज्म। डेस्पॉट तो थे आप, निरंकुश थे, एब्सोल्यूट थे, ऑटोक्रेट थे, लेकिन पैटर्नल, पिता का भाव रखते थे, पितृत्व का भाव है। देव नहीं हो, पिता हो, फादर हो, किनके? उनके, वो जो है प्रजा है। तो इस तरह का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, तो वेलफेयर वर्क को आपको नेचुरली करना ही होगा। सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे बहुत जोर दिया है चाणक्य ने बार बार। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एडल्ट्रेशन है, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन है, कंट्रोल ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, वेलफेयर वर्क है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल लिंक्स हैं। इस तरह की चीजें अगर हम देखें तो ये सब कुछ पॉसिबल हुई हाई लेवल सेंट्रलाइजेशन के अम्ब्रेला के अंडर, अदरवाइज ये सब हो ही नहीं सकता था, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो किस तरह से इन चीजों को किया और कैसे आगे बढ़ाया उसको समझते हैं। अगर आप बात चाणक्य की करेंगे तो चाणक्य को ऐसा लगता था कि किंग ऑल पावरफुल होना चाहिए, उसके बराबर कोई और नहीं हो सकता। ये थ्योरी इसकी बहुत स्ट्रांग थी। बेनेवलेंट होने को कहता था, वेलफेयर वर्क करने को कहता था, प्रजा को अपना बच्चा संतान मानने की बात करता था। यहां तक कि इतनी बड़ी शिक्षा दी है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कि हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट इज द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द रूलर। अगर प्रजा खुश है तो राजा खुश है, प्रजा का हित ही राजा का हित है, और ऑलवेज राजा को जो सही लगता है उसको सही ना मान के जो प्रजा के हित में सही उसको सही मानना है। तो ये थ्योरी तो है, सारी बातें सही हैं, लेकिन ऑल पावरफुल रूलर ही टिक सकता है, पावर में कमी नहीं आनी चाहिए। ये कंसेप्ट हेलेनिस्टिक कंसेप्ट है, ग्रीक कंसेप्ट है। तो ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट ग्रीक से लिया कि ऑल पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही कारण है कि बाद में जाकर के 11वीं-12वीं सेंचुरी में एडी में एक मैकियावेली नाम का पर्सन आएगा यूरोप में। वो जब कुछ कंसेप्ट देगा तो ऐसा कहा जाएगा कि वो मॉडर्न चाणक्य है। मैकियावेली को मॉडर्न चाणक्य कहा गया है, याद रखना। ओके, तो मैकियावेली ने एक बहुत यूनिक थ्योरी दी थी कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, जिसको फिर लोगों ने जोड़ दिया लव, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मैकियावेली कहता था कि तुम प्रोसेस पे ज्यादा फोकस मत करो, एंड रिजल्ट पे फोकस करो। एंड रिजल्ट ठीक होना, जो चाहिए वैसा आना चाहिए, प्रोसेस कुछ भी हो देख लेंगे। इसने पूरे यूरोप को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, क्योंकि अब तक लोग फंसे पड़े थे मॉरल कंसेप्ट, ये कंसेप्ट। जब उसने ये कंसेप्ट दिया होगा धज्जियां उड़ा, चलो छोड़ो। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो ऑल पावरफुल होना चाहिए, और ऑल पावरफुल होना चाहिए तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आएगा? द किंग। जब हम यहाँ पर किंग की बात करते हैं तो किंग ही यहाँ पर जुडिशरी है, किंग ही लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, सब कुछ किंग ही है। और किंग समय समय पर शासना इशू करता है, ऑर्डिनेंसेस। तो यहीं से आ जाएगा वर्ड शासन। तो शासना इशू करता है, ठीक है।
तो शासन माने जो बनाते हैं, सांसद, सांसद, ओके। तो जो शासन प्रिपेयर करते हैं वो सांसद है, तो ये लोग शासन है, दैट इज द कंसेप्ट। तो शासना बना करके इशू करता है ऑर्डिनेंसेस, ये किंग की पहली ड्यूटी है। और आपने ये देखा भी है अशोक के थ्रू, अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें मोस्टली इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, मॉरल और रिलीजियस ऑर्डर है एक तरह के जो वो इशू करता है। तो रिलीजन की फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, सोशल बिहेवियर की फील्ड में, मॉरल कॉन्सेप्ट की फील्ड में अलग अलग समय पर किंग को जैसा सही लगता है वो इस तरह के ऑर्डिनेंसेस को इशू करता है। ये पहली बात है। किंग फाउंटेन हेड है सारी पावर्स का, सारी पावर्स उसके पास है, कोई उससे सुप्रीम नहीं हो सकता। और किंग को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसे मंत्री परिषद कहा गया है, और इस मंत्री परिषद में ही बैठता है प्राइम मिनिस्टर। और ये प्राइम मिनिस्टर है, ये मोस्टली चीफ पुरोहित है, चीफ पुरोहिता है। और ये चीफ पुरोहित चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य खुद हुआ करता था, वो उसका प्राइम मिनिस्टर था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, मंत्री परिषद का पार्ट है। और मोस्टली ये प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज ब्राह्मण ही हुआ करता था। और बिंदुसार के समय में जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर है, तो कुछ कुछ जगह पर हमें ये विवरण मिलता है कि बिंदुसार के समय में भी मेन मंत्री जो होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, ये चाणक्य था। लेकिन कुछ कुछ जगह पर हमें नाम मिलता है खल्लतक। अब ये भी क्वेश्चन आता है खल्लतक कि कौन था उसका मेन प्राइम मिनिस्टर। खल्लतक, बिंदुसार का मेन प्राइम मिनिस्टर खल्लतक हुआ करता था, याद रखना आप, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता होता है। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में चाणक्य ये कह रहा है। अब ये जितने मैं टॉपिक बता रहा हूं ना सारे, अब ये रीजन असर्शन के क्वेश्चन है सारे। एक मिनट रुकना जरा यार, तक इधर आओ। बार बार चाणक्य ये कहता पाया गया है चंद्रगुप्त को या अर्थशास्त्र में कि किंग को ऑलवेज रिस्पेक्ट करना है मंत्री परिषद को। इस चैप्टर पे सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला असर्शन है कि अर्थशास्त्र में पाया गया है कि किंग को ऑलवेज रिस्पेक्ट करना है मंत्री परिषद को। तो मतलब आगे रीजन दे देंगे। तो किंग बाउंड था मंत्री परिषद की सजेशन से? नहीं, वो सलाह दे रहा है कि तुम्हें उसे ऑलवेज रिस्पेक्ट करके चलना है। बट ऑल पावरफुल कौन है? किंग। इसको कभी भूलना मत। चाणक्य जानता था कि एक मजबूत शासक ही मजबूत सांसदों का निर्माण करेगा। अदरवाइज अगर ये उनके हाथ में आ जाएगा तो गण और संघ वाला माहौल बनेगा। और मौर्यंस की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इनको गण संघ बर्दाश्त नहीं थे। इनकी विसिनिटी में कोई रिपब्लिक अलाउड बर्दाश्त नहीं था, हमेशा ही उन्हें खत्म करना ही चाहते थे। तो इस तरह का सिस्टम कभी चाणक्य प्रमोट नहीं करना चाहता। डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो बिलीव नहीं करता था। वो कहता था कि किसी भी नूतन निर्माण के लिए नरसंहार जरूरी है, कुछ नई फॉर्मेशन के लिए पुराने को क्रश करना जरूरी है, फिर ही कोई नई चीज बन सकती है। तो ये उसका कंसेप्ट होता था। ऐसे वो कहता था पावर कंसंट्रेट करो, तभी नंदों के नेगेटिव्स को तुम दूर कर पाओगे, तभी कंट्री को तुम बचा पाओगे। तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सलाह भी देती है, बहुत ही लर्नड मैन है इसमें। लेकिन चंद्रगुप्त बाउंड नहीं है, मौर्य रूलर बाउंड नहीं है। वो अपने विवेक से, अपनी डिस्क्रिशन से काम करता है, ये आपको ऑलवेज समझना है। अब अपनी डिस्क्रिशन से काम करता है तो फिर ये स्टेट कौन सा स्टेट है? ये एक पुलिस स्टेट है नंदों की तरह। तो यहां पर अब नेक्स्ट आंसर, ये एक वेलफेयर स्टेट है। बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं, आंसर में ठा करके लिख देना, ये वेलफेयर स्टेट है। क्योंकि यहां पर भी फिर चाणक्य की टीचिंग है कि राजा का कर्तव्य केवल फैसिलिटेटर का होता है। राजा एक तरफ से लेता है और दूसरी तरफ से देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उसे स्वयं भोगना नहीं है। तो वो ऑलवेज कुछ शिक्षाएं दे रहा है, जिसमें वो एक शिक्षा ये दे रहा है कि बाद में अशोक भी इस शिक्षा को प्रमोट करेगा कि मिनिमम प्रिजर्व करो और मिनिमम स्टोर करो, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो वेलफेयर है, सड़कें बनाई जाती थी, स्कूल होते थे, हॉस्पिटल होते थे, पेड़ लगाए जाते थे। इनफैक्ट इंपोर्टेड मेडिसिन और इंपोर्टेड फ्रूट्स मंगाए जाते थे, बाहर से पेड़ मंगाए जाते थे जो पेड़ भारत में होते नहीं थे, उनसे दवाएं बनाई जाती थी। तो ये सारा कंसेप्ट मौर्यस के टाइम पे होता था, इसलिए एक वेलफेयर स्टेट थे। कितने कितने ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है देखिए, डेस्पोट है लेकिन पैटर्नल डेस्पोट है, ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है लेकिन एब्सोल्यूट है, सुनता किसी की नहीं है, अपनी ही करता है। लेकिन एब्सोल्यूट है बट पुलिस स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। ये एक सबसे बड़ी खासियत है। तो इस तरह की
टीचिंग्स जो चाणक्य की हैं वो ऑलवेज एक ऐसा कहा जाता है कि रूलर्स तो सिर्फ चला रहे थे, चल तो चाणक्य की आइडियोलॉजी ही रही थी, सब कुछ तो वही था, वो गया तो सब हिल गया, सिस्टम सारा बिखर गया। दैट इज द एस्पेक्ट। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें और ज्यादा कुछ किंग में नहीं आएगा, वो बारी बारी आगे आगे एक्सप्लेन होता जाएगा। मेन अब कहां पर आता है, अब आते हैं हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक वर्ड है, ठीक है, 2011 हरियाणा पीसीएस में पूछा गया। वर्ड क्या है? तीर्थ। मौर्य समय में तीर्थ क्या थे? तीर्थ। अब तीर्थ तो माने रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, ऐसा कहेंगे आप। जो प्रशासनिक कार्रवाई को, जो प्रशासन को, हर एक्टिविटी को, डेली एजेंडे को एक पार से दूसरे पार लगाता है, वह तीर्थ है। तो यहाँ पे तीर्थ कौन है? हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो तीर्थ इज इक्वल टू हाई क्लास ऑफिसर्स, ये हैं तीर्थ। आई बात समझ में? तो अब तीर्थास में कौन हुआ करते थे मेन, अगर मैं तीर्थ की बात करूं सारे हाई क्लास ऑफिसर्स के अंदर, तो मौर्यास के समय में, ध्यान से बाकी बातें छोड़िए, तीर्थास। ओके, तो तीर्थ क्या है? हाई क्लास ऑफिसर। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आ जाएगा इसमें, ये मेन ऑफिसर है जो हमें डायरेक्टली कहां से मिला? मंत्री परिषद के अंदर से। इसके बाद हमें सेकंड कौन मिलता है? द कमांडर इन चीफ, सेनापति, जो सेना का अध्यक्ष है, सेनापति। इसके बाद हमें कौन मिलता है? जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जिनको हम स्टेट कहते हैं, जो स्टेट के हेड हैं, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो या तो वो प्रिंस होंगे तो युवराज, और अगर वो रॉयल फैमिली से लिंक रखते होंगे और प्रिंस नहीं है तो उन्हें या तो कुमार कहा जाता है या आर्यपुत्र कहा जाता है। तो कुमार और आर्यपुत्र, तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रोविंशियल हेड, प्रोविंशियल हेड्स। इसके बाद कौन आ जाते हैं? 4 से 5 अलग कैटेगरीज हैं ऑफिसर्स की। अमात्यास, महामत्तास, महामत्तास, अध्यक्षास, अध्यक्षास, युक्तास, युक्तास, रजुकास, रजुकास। तो अमात्य, महामात्य, अध्यक्ष, युक्त, रजुका, ये सारे ऑल इन ऑल ये सब तीर्थ में काउंट होते हैं, जिनमें से कुछ ऑफिसर्स मंत्री परिषद का हिस्सा बनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, सेनापति और प्रोविंशियल गवर्नर्स, और कुछ ऑफिसर्स यहीं से डिराइव होकर के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, जैसे अमात्य, महामात्य, अध्यक्ष, युक्तास, रजुकास। ये सारा सिस्टम है, एक हाई ऑफिसर ऑफिशियल सिस्टम है। सेंट्रल लेवल पर अपनी अपनी ड्यूटी सभी प्ले करते हैं, ठीक है। तो हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन करना चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किस तरह से होती है? इस तरह से होती है, ध्यान से समझिए। अब नीचे से करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स यूनिट से चलते हैं। तो बेसिक यूनिट है विलेज, एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक यूनिट है विलेज, सिंगल विलेज। तो ये सिंगल विलेज में मेन पर्सन कौन होगा? ग्रामीणी। अभी भी मेन पर्सन कौन है? ग्रामीणी। आपसे कोई पूछे कि मेन ऑफिसर विलेज लेवल पे कौन है? ग्रामीणी। लेकिन ये ग्रामीणी यहाँ पर अलग काम नहीं कर सकता, अकेले काम नहीं कर सकता, इसको 2 लोग चाहिए ऑलवेज काम करने के लिए। और वो 2 लोग कौन है यहाँ पर? यहाँ पर इसके साथ एक पर्सन रहेगा और वो है रजुका। ये रजुका जो है इसके काम को ओवरसीन करेगा, सुपरवाइज करेगा। ये रजुका ही का काम है टैक्स कलेक्शन करना, तो यहाँ पे रजुका के साथ लिखिए टैक्स कलेक्शन करना। लेकिन इसको टैक्स कलेक्ट करा के कौन दे रहा है? ग्रामीणी। और जब अशोक आ जाएगा तो जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन करने के चक्कर में न्याय का विकेंद्रीकरण करना है, ग्रास रूट लेवल तक जुडिशरी पहुंचानी है, तो विलेज लेवल तक जुडिशरी पहुंचाने के लिए वो रजुका को जुडिशियल पावर्स भी देगा। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रजुका कौन सा ऑफिसर है, तो फेमस वे में जाना गया है या जुडिशियल। लेकिन आप बुक में कंफ्यूज ना हो इसलिए 2 सेगमेंट है इसके, पहले ये टैक्स कलेक्टर है, फिर ये जुडिशियल ऑफिसर भी बना अशोक के समय में जाकर के। और ये किसके साथ काम कर रहा है? ग्रामीणी के साथ, जो विलेज लेवल पे है।
हम विलेज लेवल से ऊपर उठते हैं तो यहाँ पर आता है सब डिस्ट्रिक्ट, एसडीएम की पोजीशन सब डिस्ट्रिक्ट। ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मेन ऑफिसर्स हैं वो दो हैं। सबसे पहले आ जाता है गोपा। अब याद रहे, जो लेटर वैदिक पीरियड में गोपा माने रूलर था, वो मौर्य पीरियड में आके गोपा और ऑल इन ऑल चेंज हो गया है। और यहाँ पर ये कौन है, कलेक्टर, सॉरी गोपा अकाउंटेंट, तो ये अकाउंटेंट है। इसके बाद आएगा यहीं पे स्थानिका, स्थानिका, तो ये स्थानिका यहाँ पर कौन है, ये टैक्स कलेक्टर है। ओके, तो एक कलेक्टर है और एक अकाउंटेंट है। टैक्स कलेक्टर से ही वर्ड आता है ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये सिंपल कलेक्टर। अब आपको लगेगा ऐसे जैसे चंदा मांगने वाले ऐसे कलेक्ट करते होंगे, कलेक्टर है, पावर है, लैंड के ऊपर राइट होता है इनका। आई बात समझ में? तो हमें सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो ऑफिसर मिले, गोपा और स्थानिका। गोपा अकाउंटेंट है और स्थानिका कलेक्टर है। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर मिलेगा प्रादेशिका, प्रादेशिका, इसको श मत लगाना, बार बार ये गलती होती है। प्रादेशिका एंड प्रादेशिका के साथ युक्ता, युक्ता। तो प्रादेशिका कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट का, प्रोविंस का ओवरऑल हेड, ओवरऑल हेड। और जो युक्ता होता है ये कौन होता है, पॉलिसी हेड। युक्ता माने युक्तियां, कहते हैं ना कोई युक्ति बनाएंगे, कोई प्लानिंग बनाएंगे बाहर निकलने की, कुछ करेंगे, तो युक्ता। तो प्रादेशिका, युक्ता, ये किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे। इसके ऊपर चलते हैं हम, तो हमें मिलता है स्टेट लेवल। तो स्टेट से बेटर है यहाँ पे वर्ड यूज करो प्रोविंस। तो प्रोविंस लेवल पर हमें कौन मिलते हैं, कुमार, युवराज और आर्यपुत्र, आर्यपुत्रास, ये कौन है, रॉयल फैमिली से हैं। और तक्षशिला का, इसी तरह से तक्षशिला में कौन था, अशोक, बिंदुसार के समय में। उज्जैन में भी कौन था, अशोक, बिंदुसार के समय में। ओके, ये बात आप याद रखना, ठीक है जी। तो हम आ गए स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, और इसके ऊपर हम जब जा रहे हैं तो ये है सेंटर। अब सेंट्रल लेवल पर हमने ऑब्जर्व किए थे वो अमात्या, महामात्यास, अध्यक्षास, रजुकास, युक्तास, तो वो सारी हिरैरिकी है, ऊपर से नीचे हिरैरिकी है। टॉप से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, देन सब डिस्ट्रिक्ट, देन विलेज। हर कोई अपने से हायर को आंसरेबल है, हर कोई अपने से हायर को आंसरेबल है। हिरैरिकी की तरह काम चलता है। जैसे सपोज कीजिए प्राइम मिनिस्टर है आज हमारी कंट्री में, उसके बाद स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर होता है। इसी तरह से अगर आप उससे नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो मेंबर पार्लियामेंट भी मिलेगा, और एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिवीजन पे आपको एमएलए भी मिलेंगे। और इसी तरह से आप सबसे नीचे चले जाते हैं तो आपको सरपंच मिलते हैं और पंच मिलते हैं, ये हैं जो इलेक्टेड हैं। इसी तरह से अगर आप ऑफिशियल हायरार्की के थ्रू आ जाएं तो आपको टॉप से नीचे तक हर मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरीज मिलते हैं। और उन सेक्रेटरीज के बाद आप अगर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर आ जाते हैं तो स्टेट लेवल पर आपको स्टेट सेक्रेटरी मिलता है। फिर स्टेट की आगे डिविजन्स होती हैं, और डिवीजन लेवल पर आपको डिविजनल कमिश्नर या डिविजनल कलेक्टर या डिविजनल हेड मिलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलता है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मिलता है। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आते हैं तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मिलता है। उसके बाद पंचायत लेवल पे आते हैं तो पंचायत सेक्रेटरी मिलता है। तो ऊपर से नीचे हायरार्की होती है, इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। तो इनका भी पूरा एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, ऊपर से नीचे सारा कनेक्टेड था। ओके, ये सारा समझ आया? सबसे बॉटम पे रजुका का काम क्लियर हो गया ग्रामीणी के साथ विलेज में। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोपा और स्थानिका का काम क्लियर हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रादेशिका और युक्ता हो गया। और स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे डायरेक्ट गवर्नर हो गए। और सेंट्रल लेवल पे तो किंग बैठा ही हुआ है, और किंग और किंग की मंत्री परिषद, तो किंग प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किंग प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये बैठे हुए हैं। तो राजा और प्रधानमंत्री प्लस सेनापति,
सेनापति और प्लस गवर्नर ये मिलकर निर्णय लेते हैं केंद्र के स्तर पर, ठीक है। इस तरह से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। सम बता दिए, सबका पर्पस क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये तो आपने ओवरऑल सिस्टम देखा डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जालंधर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो जालंधर डिस्ट्रिक्ट में एक तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है, लेकिन जालंधर डिस्ट्रिक्ट में एक जालंधर सिटी भी तो है, तो जालंधर सिटी की अपनी अलग से एडमिनिस्ट्रेशन भी तो है। तो अब हम चर्चा करते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस का। तो अब एक नई एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा जाता है कि इसके बारे में जिक्र हमें अर्थशास्त्र से मिलता है, और बार बार अर्थशास्त्र में भी और अशोक के एडिक्ट में भी जिक्र आता है कि पाटलिपुत्र है, कौशाम्बी है, तक्षशिला है, अवंती है, तोसाली है, सुवर्णगिरी है, ये अलग अलग जगहें हैं जो मेन शहर है। तो इतने सारे शहरों का जिक्र है, इसमें से पाटलिपुत्र का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो ऐसा लगता है बाकी शहरों में भी ऐसी ही गवर्नमेंट होगी। और पाटलिपुत्र का ये डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें मेगास्थनीज देता है, वो ये बताता है कि 30 मेंबर्स की एक काउंसिल है यहाँ पे, 30 मेंबर काउंसिल है। आपके जालंधर में भी काउंसिलर है ना? तो 30 मेंबर की काउंसिल है यहाँ पे, और हर काउंसिल के आगे 6 डिपार्टमेंट हैं, 6 डिपार्टमेंट। तो आप भी अगर अपने यहाँ चले जाओ तो अलग अलग बोर्ड बने, जल बोर्ड, अलग अलग विभाग बने, 6 डिपार्टमेंट या 6 कमेटियां कह लो, कमेटी। और हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने मेंबर हैं? 5। तो कुल मिलाकर के 6 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जिसका जिक्र आता है वो कौन सा है? डिपार्टमेंट, हाँ भी करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड आर्टिजन्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड आर्टिजन्स। ओके, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड आर्टिजन्स 2 चीजों का ध्यान रखता है। जैसे सबसे पहले फिक्सिंग ऑफ वेजेस, वेजेस फिक्स करने की बात करता है, क्योंकि लेबर को वेज कितना मिलता है ये मिलना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस लेवल पर हो रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड आर्टिजन करता है, पहला डिपार्टमेंट। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सेकेंड डिपार्टमेंट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ विजिटर्स, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेन विजिटर्स। तो ये उनके आने जाने का पूरा हिसाब किताब रखता है, जैसे वीजाज, एम्बेसी क्लियरेंसेस, और उनको सपोर्टिव मेजर्स देना, तो सपोर्टिव मेजर्स देना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। तीसरा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये बर्थ एंड डेथ रजिस्टर करता है, इससे सारे स्टैटिस्टिक्स क्लियर होते रहते हैं नगर के, तो पता रहता है कितनी रिसोर्सेज की जरूरत है, कितने की नहीं है, डाटा क्लियर होता रहता है। नगर में कितने लोग हैं, कितने युवा हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बूढ़े हैं, इकोनॉमिक बर्डन कितना है और इकोनॉमिक डायनेमिक्स हमारे पास कितना है, सारा डाटा रहता था। चाणक्य का ये फॉर्मूला था। ओके, फोर्थ एस्पेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके थ्रू सारी ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज देखी जाती थी, जैसे एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही है ट्रांजैक्शंस में, कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं हो रहा है। अनदर एस्पेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को ऑब्जर्व किया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग को सुपरवाइज किया जाता था कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कौन सा अपनाया जा रहा है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स में सारा देखा जाता था।
5वां डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन, इसमें पानी की सप्लाई, सीवरेज की सफाई, रिंग वेल्स और सारी बेसिक सुविधाएं डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन में आती थी, हेल्थ एंड हाइजीन। एंड 6th वन डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्शन, किसी भी चीज के बिकने और खरीदने पर, सेल एंड परचेज पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जो उस प्रोडक्ट की जो बिक्री मूल्य है, कितने पे बिकी, 100 रुपए पे बिकी है, उसका 1/10 माने 10 रुपया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि नगर में कितना बिक्री मूल्य, कितना कर कितना चुकाया जाता था, 1/10 ऑफ द परचेज कॉस्ट, 1/10 ऑफ द, या इसको सेलिंग प्राइस कह लो, सेलिंग प्राइस। ओके, ये 6 डिपार्टमेंट समझ आ गए। शहर इन 6 डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चलता था। यू कैन वेरी वेल इमेजिन द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये 6 काउंसिलर, सॉरी 30 काउंसिलर इस तरह से काम करते थे, और इन 30 काउंसिलर्स ने क्या किया हुआ था, हर डिपार्टमेंट के अंदर, कितने डिपार्टमेंट मैंने बताया, 6, हर डिपार्टमेंट के अंदर उस डिपार्टमेंट से तल्लक काम करने के लिए ऑफिसर्स थे। हर डिपार्टमेंट के अंदर उस डिपार्टमेंट से तल्लक काम करने के लिए ऑफिसर होंगे ना। ये जलंधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितने ऑफिसर रखे हैं, कितने जेई भर्ती होते हैं, कितना कुछ भर्ती करते रहते हैं, हर बारी जॉब निकालते रहते हैं, तो फिर ही काम होता है। नहीं तो काउंसलर कभी देखा आपने मोहल्ले में आके काम करते हैं, ऑफिसर काम करते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ काम करने के लिए ऑफिसर्स थे। तो सभी ऑफिसरों का हेड, जैसे यहाँ पे एक म्युनिसिपल कमिश्नर है, तो सभी ऑफिसरों का हेड होता था नगरक। एक क्वेश्चन बहुत बार आया, नगरक कौन था, ये अर्बन ऑफिसर था, अर्बन ऑफिसर, याद रखना नगरक, तो उनका हेड होता था। ओके, अब शहर में भी एक जुडिशियल सिस्टम था, तो सिटी में पर्टिकुलरली जुडिशरी देने का काम कौन करता था, इसको आप यहां से ये मान सकते हैं। विलेज लेवल पे आज भी आप जाएं तो पंचायतें काम कर लेती हैं, लेकिन सिटी लेवल पर आप देखें यहाँ पर तो प्रॉपर आपको कोर्ट्स नजर आने लग जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी चीजें। तो सिटी लेवल पर यहाँ पर आपको कौन दिखेगा, नगलक विहोलक, नगलक विहोलक, ये जुडिशियल ऑफिसर है सिटी का, सिटी का जुडिशियल ऑफिसर है ये। गलती मत करना, ये और कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं होगी, बाकी ऑफिसर अभी कराने हैं, सिटी का जुडिशियल ऑफिसर है। ओके जी, सिटी का सिविल ऑफिसर भी बता दिया नगरक, सिटी का जुडिशियल ऑफिस, लीगल ऑफिसर भी बता दिया। इस समय सिटी में आपके पीसीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर के थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट जज भी रहता है, और आपके आईएएस पीसीएस के थ्रू एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहता है। तो नगरक और नगलक विहोलक, ये 2 ऑफिसर आपको दिखते हैं। ठीक है, ये सिटी हो गया। इसी तरह से सिटी मेंटेन होती थी। इसके अलावा अब आ जाते हैं आर्मी। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैगस्थनीज ये कहता है कि आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन को भी 30 मेंबर्स का एक बोर्ड हैंडल करता था। तो 30 मेंबर्स का बोर्ड है इनका, बोर्ड, और 30 मेंबर्स के इस बोर्ड में 6 कमेटियां थी, और हर कमेटी में 5 मेंबर थे। क्लियर है जी। और हर कमेटी सिंपल, अगर ध्यान से देखें तो मौर्यस की आर्मी के बारे में क्या कहा गया है, 6 लाख इन्फेंट्री थी, ठीक है, 24,000 चैरियटर थे, ठीक है। और यहां पर जो अब संख्या बताई गई है ये बहुत जबरदस्त बताई गई है, 36,000 कैवेलरी थी, और लगभग यहीं पर बताया गया है कि 30,000 के अराउंड एलिफेंट भी थे। तो बहुत भयंकर आर्मी हुआ करती थी। तो इतनी आर्मी के तो आप हिसाब लगा लो फिर काम कैसे चल रहा होगा। इतनी आर्मी के तो बोर्ड के बिना मैनेज नहीं कर सकते। तो बोर्ड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बोर्ड है। पहला बोर्ड सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ, पहला बोर्ड आर्मी बोर्ड, ऑल इन ऑल आर्मी बोर्ड। दूसरा बोर्ड किससे जुड़ा हुआ, कैवेलरी। तीसरा बोर्ड किससे जुड़ा होगा, इन्फेंट्री। चौथा बोर्ड किससे जुड़ा होगा, एलिफेंट।
5वां बोर्ड किससे जुड़ा होगा? नेवी। 6ठा बोर्ड किससे जुड़ा होगा? ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमिश्नरेट एस्पेक्ट्स। सारी रसद इकट्ठी करना, सब कुछ करना। अब आर्मी के बारे में क्या कहा जाता था वो सुनिए। ऐसा कहा जाता था कि आर्मी का जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन था, सारी कमिश्नरेट एक्टिविटीज यही करता था। सारी रसद साथ लेके चलना, किचन, कुक साथ लेकर के चलना, सारे डॉक्टर साथ लेकर के चलना, हकीम साथ लेकर के चलना। तो अलग अलग शब्द पाए जाते थे। तो चाणक्य अर्थशास्त्र में कहता है कि 24/7 आर्मी के साथ मुझे वो लोग चाहिए जिनके हाथ में अगड़ हो, नहीं, जिनके हाथ में अस्त्र हो। अस्त्र यहां पर कहा गया है सर्जिकल इक्विपमेंट्स को। अस्त्र यहां पे किसको कहा गया है? सर्जिकल इक्विपमेंट्स को। ठीक है। उसके बाद मुझे वो लोग चाहिए जिनके हाथ में यंत्र हो। यंत्र यहां पर कहा गया है मेडिकल ऑपरेटर्स को। जितने भी ऑपरेटर्स हैं यंत्र कहा गया है। मुझे वो लोग चाहिए जिनके हाथ में अगड़ हो। अगड़ यहाँ पे दवाइयां हैं। ठीक है। मुझे वो लोग चाहिए जिनके हाथ में स्नेह हो। स्नेह यहाँ पर हीलिंग ऑयल है, जो तेल लगाया जाता है जो जब भी प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे वो लोग चाहिए जिनके हाथ में वस्त्राणी हो। वस्त्राणी बैंडेज है, वो पट्टी जो लपेटी जाती है। तो वस्त्राणी, स्नेह, अगड़, यंत्र, अस्त्र, ये सब लेके ऑल द टाइम मुझे बंदे चाहिए जो साथ में हो। और ऑल द टाइम मुझे नर्स चाहिए, जिन नर्स के हाथ में बहुत सारी बेवरेजेस हों और ऑलवेज पट्टियां रहें, जो हमेशा मोटिवेट करती रहे सोल्जर्स को, ठीक करती रहे। यहाँ पे मोटिवेशन वर्ड का मतलब है ठीक करना, चीयर लीडर्स नहीं है वो। अक्सर नर्सेज का एटीट्यूड देखना, वो आपको मोटिवेट करती हैं कि डोंट वरी, यू विल बी फाइन, आप ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहला एविडेंस अगर कहीं रेड क्रॉस सोसाइटी का मिलता है तो वो मौर्य साम्राज्य में मिलता है। और ये सिस्टम यहाँ पे ऑब्जर्व होता है चाणक्य की इन बातों में। ओके। तो ये सब पूरा है सिस्टम, पूरा प्रॉपर। ऐसे सैनिक मरने के लिए नहीं छोड़ दिए। इसके बाद आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है? 10 आर्मी मैन का स्क्वाड है, 100 आर्मी मैन की कंपनी है और 1000 की बटालियन है। ओके। तो 10 का स्क्वाड होता था, 100 की कंपनी होती थी, 1000 की बटालियन होती थी। इस तरह से जोड़े में आर्मी ऑर्गेनाइज होती थी। स्क्वाड, कंपनी, बटालियन, स्क्वाड, कंपनी, बटालियन, इस तरह से ऑर्गेनाइज करके काम चलते थे। ऑलवेज आर्म, एलिफेंट, इन्फेंट्री एंड कैवलरी के आगे एक प्रोटेक्शन शेल चलता था। याद रखना, एक प्रोटेक्शन शेल चलता था जो हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करके रखता था। मिनिमम अटैक इन पे हो ऐसा ध्यान रखते थे। ओके। अब एक चीज मिली है हमें यहाँ पर, ऐसा कहते हैं कि एक खास तरह की मशीन तैयार की हुई थी। दो तरह के इंजन दो तरह की चीजें यूज करते थे मशीनें। एक वो जो स्टैटिक मशीनें जिन्हें हाथियों की मदद से लाके रखा जाता था, तो वो वहां से अपना काम करती थी। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे एक हाथी का इस्तेमाल होता था जिसपे 3 लोग तीर चलाते हैं और एक हाथी चलाने वाला है, महावत। तो 4 लोग हाथी पे बैठते हैं। खास तरह के रथ हैं जो 2 घोड़े के द्वारा दौड़ाए जाते हैं, जिसपे ये स्मॉल रथ है जिसपे सिर्फ 2 लोग रहेंगे। एक रथ है जो 4 घोड़े द्वारा दौड़ाए जाते हैं, इस पे 6 लोग मिनिमम रहेंगे। तो 6 लोगों का रथ, 2 लोगों का रथ। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हाथी के साथ एक खास तरह का इक्विपमेंट लाया जाता है जिसको बोफोर्स, जैसे हम आज की डेट में बोफोर्स कह सकते हैं। तो जो मल्टीपल तीर छोड़ता है, जैसे पीछे से छोड़ो तो मल्टीपल तीर छोड़े जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका इक्विपमेंट सतघनी, जो सत्तों को घना करता है, मतलब खत्म करता है। 100 स्लेयर्स, मतलब एक इस तरह का, जैसा बाहुबली में उसने यूज किया है कि इस तरह का इक्विपमेंट है जो 100 लोगों को मारता हुआ आगे जाता है। ये मोबाइल इंजन है। तो इस तरह के स्टैटिक एंड मोबाइल दोनों यंत्र ये इस्तेमाल करते थे। ओके। तो इसके सामने जब आते हैं तो एक बार में 100 मरते हैं। ये 100 को काटता है। ओके। मिलिट्री के बारे में ये कहा गया है कि सबसे टॉप पे जो एस्टीम्ड पोजीशन है, जिसके कंट्रोल में ओवरऑल सब कुछ दे दिया गया है, वो सेनापति है। लेकिन ऑलवेज एक बात याद रखना, यह सेनापति भी मौर्य के अंडर ही रहता था, क्योंकि चाणक्य ने सभी मौर्य रूलर्स के लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड एग्जाम और सिलेबस का पैटर्न रखा था, जिसको पढ़े बिना और उनको पास किए बिना आप रूलर नहीं बन सकते हैं। मतलब हेरिडिटरी तो है, बाप का बेटा ही बनेगा राजा, लेकिन पहले उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा
कि राजा बनने की हैसियत रखता है। तो एक करिकुलम बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग एक सिलेबस था, उसको पास करने के बाद वो रूलर बनता था। इसलिए फिर रूलर भी मिले हैं, अशोक भी मिला है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, और उसके बाद फिर क्या मिले हैं वो आपको पता भी है। तो वो फिर बस बन ही रहे हैं हेरिडेटरी सिस्टम पे। तो ऐसे ऐसे सतघनियों को चलाने के लिए राजा भी वैसा होना चाहिए। उधर 100 स्लेयर कट रहे हैं और इधर राजा को पता नहीं चल रहा किधर गया राजा। आई बात समझ में? तो मुद्दे की बात है, 6.5 लाख की आर्मी उस राज्य में, जिस राज्य में 60 लाख की जस्ट पॉपुलेशन ही है, जब चाहे आर्मी कू कर सकती है, जब चाहे आर्मी तख्ता पलट कर सकती है। वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि जो रूलर है उसे पता है कि वो कौन है। जब तख्ता पलट करने की सोचेंगे, वो 2 सेकंड नहीं लगेंगे तो हमारा पलटा कर देंगे। नगर का विकास कुछ ऐसा, अभी वो आगे पता चलेगा। ये इतना क्लियर हो गया मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। पे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? ध्यान से सुनिए। बहुत ही इलेबोरेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी। कस्टम कल्चर मैनर ठीक है अपनी जगह, लेकिन इलेबोरेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी फॉलो किया गया और रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया पूरी तरह से। क्या किया गया? विलेज लेवल पर छोटे मोटे मुद्दे अपने लेवल तक निपटा लिए जाते थे, लेकिन ग्रामीणी और गांव के लोगों को ज्यादा ताकतें नहीं दी थी कि वो एक लिमिट से ज्यादा मुद्दे नहीं निपटा सकते। मुद्दे तरीके से निपटाए जाएंगे, वो कैसे होंगे? 2 न्यायालय होते थे, धर्मस्तिया और कंटक शोधन। कंटक शोधन मतलब वो जो कंडे निकाल दे। कंटक शोधन मतलब सारे कंडे निकाल देना, मुक्त कर देना। तो धर्मस्तिया माने सिविल कोर्ट्स, कंटक शोधन माने क्रिमिनल कोर्ट्स, या और जो आएगा प्रॉपर क्वेश्चन में, क्रिमिनल माने फौजदारी के न्यायालय, और सिविल माने दीवानी। तो दीवानी और फौजदारी दोनों कोर्ट हुआ करते थे। ओके, दीवानी यहाँ पे वो दीवानी मस्तानी वाली नहीं है, दीवानी माने दीवान जी। ऐसे 4 खंबे गाड़ के दीवान लगा के लोग जस्टिस नहीं करते, ये वो दीवान है। दीवान सजाया गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो ये दीवानी। तो सिविल कोड और क्रिमिनल कोड, सिविल कोड धर्मस्थिया, क्रिमिनल कोड कंटक शोधन माने फौजदारी माने क्रिमिनल, और धर्मस्थिया माने सिविल माने दीवानी। क्या है, कौन से केसेस आएंगे दीवानी के न्यायालय में? तो लिस्ट बताई गई थी पूरी, जैसे मैरिज का मैटर, डाइवोर्स का मैटर, और डाइवोर्स को यहाँ मोक्ष कहा गया है, इसके लिए वर्ड यूज हुआ मोक्ष। बुक में पढ़ लेना, दिखा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बता रहा हूं। ब्रैकेट में लिखी है तो बहुत बड़ी बात है। डाइवोर्स माने मोक्ष, माने मुक्ति मिल जाना, और भगवान करे जल्दी मिले सबको। तो दीवानी के मामले हुआ करते थे। तो डाइवोर्स का मामला, मैरिज का मामला, बर्थ का मामला, डेथ, संपत्ति का मामला, इनहेरिटेंस का केस, लैंड ऑक्यूपाई कर लेना किसी का, बाउंड्री का सेटलमेंट करना, पानी शेयर करना, इसका पानी उसने छीन लिया, उसका पानी इसने छीन लिया, थोड़े बहुत छोटे मोटे वायलेंस के केस, ये सारे जितने सिविल केस आज होते हैं ना, सारे सिविल केस तब सिविल के केसेस में इकट्ठा होता था। कैसे होता था? 3 अमात्यों का बेंच होता था, 3 जजेस बेंच, 3 अमात्या प्लस 3 टॉप क्लास लर्नड ब्राह्मणास, 3 लर्नड ब्राह्मण, टॉप क्लास के ब्राह्मण, जिनको उस समय के धर्मशास्त्रों की पूरी नॉलेज थी। तो उस समय जो भी ट्रेडिशनल कस्टम कल्चर लॉ चल रहा है उसके मुताबिक प्ली, काउंटर प्ली, रीजॉइंडर, सारा प्रोसेस है। ऐसे मुंह उठा के माई दाता मुझे कानून चाहिए, न्याय चाहिए, ऐसा नहीं। प्ली लेके आओ, वो रिकॉर्ड में रखना है। काउंटर प्ली आएगा, रीजॉइंडर लिए जाएंगे। तो सारी पिटीशंस, और धर्मस्थी से लेके राजा के एक न्यायालय तक एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का सिस्टम रखा गया। आप नीचे से ऊपर तक अपील के माध्यम से राजा तक जा सकते हो, मतलब अन्याय की कोई मतलब ही नहीं बनता, आप राजा तक चले जाओ। तो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन था, एक फॉर्मल प्रोसीजर था पूरा, ऐसे मुंह उठा के काम नहीं होते थे, और जज के थ्रू पूरा निर्णय दिया जाता था। आई बात समझ में? और निर्णय में फाइन, सिविल का केसेस है ना, तो फाइन है,
मौत की सजा भी है कहीं कहीं पे, तो फाइन है। अगर फाइन नहीं लेना है तो लेबरी कर दो, कितने दिन की लेबर बोल दी जाएगी। लेबरी नहीं लेनी है तो कोड़े खा लो, कोड़े नहीं लेने हैं तो अंग भंग करा लो, गोड्डा लात गिट्टा कुछ तोड़ दिया जाएगा। और अगर बहुत बड़ा गुनाह किया तो फिर मौत की सजा भी है, ये इसमें है। आई बात समझ में। इसके बाद कंटक शोधन, ये क्रिमिनल केसेस है। इसमें क्या आ जाता है, सेंध मारना, राज्य में सेंध लगाना, किसी के घर में किसी के केल में सेंध लगाना, बलगारी के केसेस। इसके बाद इसमें बहुत ही डिफिकल्ट और रिजिड थेफ्ट के केसेस, मर्डर के केसेस, देशद्रोह का मामला, डिसेंट क्रिएट, आपने देशद्रोह करने की कोशिश करी है, इस तरह के सारे मामले जो सीधे सीधे आपको क्रिमिनल ऑफेंडर कहलाते थे वो इसमें आते थे। इसमें क्या होता था, इसमें 3 अमात्य और अब 3 ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा नहीं है ना, ब्राह्मणों का ज्ञान यहाँ पे नहीं चाहिए, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनल ऑफेंस तो एस्टेब्लिश हुआ है, उसके खिलाफ सब कुछ है एविडेंसेस, तो यहाँ पर कौन चाहिए, स्पाइज। तो वो स्पाइस जिसने उसको पकड़ा है, सारी सेंध मारी है, स्पाइस के साथ साथ अदर ऑफिसर्स भी आ जाएंगे। तो इनकी मदद से 3 अमात्या मिलकर के निर्णय करते थे कि इसको सजा क्या देनी है। और मोस्टली फौजदारी के मामले में अंग काट देना और मौत की सजा जैसे प्रावधान होते थे। ओके, ये फौजदारी का मामला है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी बात जो दुनिया में ना उसके बाद पूरी हिस्ट्री में हुआ ना उसके पहले होगा, कुछ ऐसे केसेस हुआ करते थे जो उस समय के बदलते सोशो कल्चरल कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत ही यूनिक थे। जैसे धर्म का परिवर्तन होना बहुत रैपिडली, एक जगह से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, एक के द्वारा दूसरे के धर्म को इनक्रोच करना या दूसरे के द्वारा तीसरे के धर्म को इनक्रोच करना। तीसरा, एडल्ट्रेशन के रिपीटेड केसेस अगर आ रहे हैं कि एडल्ट्री बार बार की जा रही है। चौथा, किसी भी तरह से करेंसी, जो पंच मार्क कॉइन्स हैं करेंसी या अदर चीजों में आप कोई मिलावटी काम कर रहे हो, इस तरह की जो यूनिक चीजें थी इनके लिए यूनिक ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते थे। तो आप याद रखिए ट्राइब्यूनल सिस्टम था, और वो ट्राइब्यूनल्स पर्टिकुलर टाइम में बना के पर्टिकुलर केसों का निपटारा करके खत्म कर दिए जाते थे, ताकि फास्ट ट्रैक निपटारा हो इन चीजों का। ये फास्ट ट्रैक केसेस थे, ये चाणक्य की देन थी जो पहले और बाद में कभी नोटिस नहीं हुई है। आई बात समझ में। कहने का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों, फंसना मत। यहाँ पे आग वाले सरिये से जलाना, अंगारों पे चलाना, गर्म पानी में डुबाना, ठंडी बर्फ में नहलाना, ऐसे डिवाइन कंसेप्ट नहीं। यहाँ पे प्लीज, काउंटर प्लीज, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, 3 अमात्य 3 ब्राह्मण, लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू काम चलता था। समझ आ गई बात। तो बहुत ही इलेबोरेटेड जुडिशियल सिस्टम होता था, ऐसे भगवान भरोसे नहीं चल रहा, इसे अंगारों पे चला लो देख लेते हैं इसने चोरी की कि नहीं, छाले पड़ गए तो चोरी की नहीं की, नहीं पड़े तो नहीं की, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर फॉलो की जाती थी, ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अब करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनो भाई ध्यान से, एस्पियोनेज सिस्टम क्या है। कुछ बात नहीं, शुक्र मनाओ कि गर्मियों में भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट है एस्पियोनेज सिस्टम। एस्पियोनेज सिस्टम, एस्पियोनेज सिस्टम माने स्पाई सिस्टम। बहुत जबरदस्त पर्सन इन्होंने रखे हुए थे भाई, डिटेक्टिव्स हुआ करते थे इनके पास, डिटेक्टिव्स। और इन्हें पता किस नाम से जाना जाता था, गूढ़ पुरुष। जो गूढ़ी गल्ला करते, जो गूढ़े राज जिनके पास होते थे वो गूढ़ पुरुष थे, जो डूंगा जा सकते थे। तो सारे पंजाबी के शब्द तो मुझे लगता है यही से निकलते, गूढ़। तो इनके बारे में है गूढ़ पुरुषा। तो क्वेश्चन आएगा गूढ़ पुरुषा कौन था, डिटेक्टिव्स। तो डिटेक्टिव्स होते थे, सीक्रेट एजेंट्स होते थे, गवर्नमेंट एजेंट्स होते थे, जो ओपनली सरकार को आगे खबरें दिया करते थे। तो ये सारे पर्सन्स अलग अलग वे में काम किया करते थे।